एक खरगोश 6 जंप पूरा कूदता है, तब तक कुत्ता 4 जंप लगाता है। खरगोश एक कूद में 5 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन कुत्ता एक कूद में 8 मीटर की दूरी तय करता है। एक खरगोश है और एक कुत्ता है। खरगोश जो है 6 जंप लगाता है, मैंने 6 बार ऐसे कूदता है, और कुत्ता जो है 4 बार कूदता है। खरगोश क्या करता है कि 5 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन कुत्ता तब तक 8 मीटर दूरी तय कर लेता है। यानी कि खरगोश यदि 6 बार कूदेगा तो वह 5 मीटर दूरी तय करेगा, लेकिन कुत्ता जब 4 ही बार कूदता है तो वह 8 मीटर की दूरी तय कर लेता है। खरगोश और कुत्ते के बीच प्रारंभिक अंतर, यानी कि खरगोश और कुत्ते के बीच में जो 24 मीटर का अंतर है, कितने का है? 24 मीटर का अंतर है। तो कितनी कूद में खरगोश को कुत्ता, ये कुत्ता मान लिया यहाँ खरगोश पे है, यहाँ खरगोश है और ये कुत्ता डॉग, कितनी कूद में इस खरगोश को पकड़ लेगा, इसी को आपको देखना है। तो आइए इसको लगाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर रैबिट है, इधर डॉग है, ठीक है। खरगोश क्या करता है? 6 जंप कूदता है, यानी कि 6 बार फुदकता है, तब तक कुत्ता 4 बार कूद लेता है। यानी कि यदि खरगोश 6 बार कूदेगा उतनी देर में कुत्ता 4 बार कूदेगा। अब खरगोश क्या करता है कि 5 मीटर की दूरी तय करता है, 5 मीटर, केवल 5 मीटर, लेकिन कुत्ता इतनी ही कूद में 8 मीटर की दूरी तय कर लेता है। इसमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 पचे 30 मीटर और 4 बटे 32 मीटर। अब दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 2 मीटर का अंतर आ रहा है। अब यह 2 मीटर का अंतर, क्योंकि कुत्ता पकड़ेगा खरगोश को, तो 2 मीटर का अंतर कितने के बराबर है? 4 कूद के बराबर है, ठीक है। ये 2 मीटर का जो अंतर है यह 4 कूद के बराबर है। तो 24 मीटर दौड़ने के लिए या फिर 24 मीटर कूदने के लिए कुत्ते को कितना जंप लगाना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसी को हमको निकालना है। 24 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 24 गुणे 2, सॉरी 24 गुणे 4 और बटे 2। सो काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 24 दूनी कितना होता है? 48। यानी कि 48 जंप यदि लगाएगा कुत्ता तो खरगोश को पकड़ लेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि कोई दो वस्तु हैं, उनका जो विक्रय मूल्य है बराबर है। एक वस्तु को 40% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाए तो बताइए उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। एक वस्तु है 40% के लाभ पर, दो वस्तु हैं, एक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। इस कंडीशन में क्या होता है? जब भी आपको सेम प्रतिशत दिया रहे, सेम परसेंट दिया रहे, एक का लाभ हो दूसरे का हानि हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में पूरी तरह से हानि होती है। आइए इसको समझते हैं। इसको लगाने के लिए आप या तो फार्मूले का यूज़ करें या फिर एक सक्सेसिव मेथड लगाएं। सबसे पहले हम फार्मूला का यूज़ करके बताते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? प्रतिशत लाभ और हानि सेम है तो x² बटे 100 करेंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए 40 और गुणे 40 बटे 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा। 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, 4 चौका 16% का उसको हानि होगा। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि इस कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि हर वस्तु में जब भी ऐसा होता है सेम लाभ सेम हानि हो, तो इस कंडीशन में पूरी तरह से हानि होती है, तो इसमें 16% की हानि होगी। दूसरा जो तरीका है उसको भी समझिए। जो इसका दूसरा तरीका है, जो सक्सेसिव मेथड है, ये होता है, ये हो जाएगा प्लस का 40, पहले हानि हो रहा है, फिर माइनस का 40 क्योंकि दोबारा लाभ हो रहा है, फिर माइनस 40 और गुणे 40 बटे 100। 1 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो नीचे कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है, और 4 चौका 16, लेकिन माइनस का है तो 4 चौके ये 16 हो जाएगा, -16%। तो -16% का मतलब हानि होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेरी सलाह मानिए तो आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप भूल जाते हैं कि इस कंडीशन में हानि होता है कि लाभ होता है, तो हमेशा हानि होती है। लेकिन यदि पहले वाले मेथड से आप लगाएंगे x² से लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन इस बात की होगा कि आप यदि भूल जाते हैं कि हानि होती है तो नहीं समझ पाएंगे कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, और इस तरह से आप गलत लगा के आ जाएंगे। लेकिन यदि आप ये तरीका लगाते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा, यदि माइनस आता है तो हानि होगा और प्लस आता है तो लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपको इसी मेथड से लगाना चाहिए। चलिए
P और Q के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एसएससी में पूछे जाते हैं और रेलवे में भी। तो यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। P और Q के कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है वो 5:7 दिया गया है। आपको पता है कि जो क्षमता होता है वो टाइम का अपोजिट होता है। यदि क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यदि टाइम कम ले रहा है तो क्षमता उसकी अधिक होगी। इसी पे आपको इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको इस तरह से इसको लगाना है। देखिए ये क्षमता हो गया और क्षमता का जो अनुपात कितना दिया है 5:7 दिया है। तो ये 5:7 इसकी क्षमता है, तो टाइम क्या लेगा, इसी की जस्ट अपोजिट लेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो टाइम क्या होगा, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 7 है। तो ए की जो क्षमता है वो 5 है, तो वो टाइम क्या लेगा, इसका जस्ट अपोजिट लेगा, तो वो 7 समय लेगा और फिर बी 5 समय लेगा। जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो टाइम का अनुपात हो जाएगा वो 7:5 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय जो है 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कार्यकुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। देखिए हमेशा आप 100 मानिए, 100% कोई कुशल है तो क्या करेगा, किसी और से 70% अधिक कुशल है वो, ठीक है। तो 70% अधिक कुशल है तो कितना समय ले लेगा। यदि अजय जो है 100 दिन में काम करता है तो अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। तो ये मान लीजिए अमित हो गया और ये हो गया अजय, मैंने इसको एजे लिख दिया। अमित जो है 70% कार्यकुशल है अजय से, ठीक है। तो ये 70% अधिक है तो 170 हो जाएगा। 70 उसका है ही, इसका मान लीजिए 100 है। इसको दोबारा समझते हैं। ये अजय है, इसकी क्षमता 100 है और जो अमित है उसकी क्षमता अजय से 70% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, 170 ये हो जाएगा, ठीक है। ये अजय का 100 है तो अमित का 170 हो जाएगा। ये क्या है, इसकी क्षमता है, इफिशियंसी इसकी ई बना दीजिए। अब जो डेज लेंगे, सब दिन लेंगे, वो इस तरह से लेंगे। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 70:10 आ गया। तो आपको पता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो दिन का अनुपात होता है और क्षमता का अनुपात होता है जस्ट अपोजिट होता है। यदि क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम लेगा, ये में इसमें लागू होगा। इसकी क्षमता क्या 17 है तो ये दिन 10 लेगा, इसकी क्षमता 10 है तो ये दिन 17 लेगा, ठीक है। अब देखिए इस 17 का मान दिया है 12 अजय, ठीक है। अजय 12 दिन में करता है तो इस 12 यूनिट का मान कितना दिया है, इसे 17 यूनिट किसको मान लीजिए, 17 यूनिट का मान दिया 12, ठीक है। 17 यूनिट का मान दे दिया 12। हमको निकालना किसका है, हमको 10 यूनिट का मान निकालना है, यानी कि अमित का निकालना है। 17 का मान 12 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 10 और बटे 17। ये 12 में 120 बटे 17, 120 बटे 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 होगा, 7 लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिजिट करना ना भूलें। यदि A अनुपात B बराबर 2:4 और C अनुपात B बराबर 2:5 हो तो ABC का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर C अनुपात B दिया है। सबसे पहले आपको B अनुपात C निकालना है। C अनुपात B यदि 2:5 दिया है तो B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, B अनुपात C हो जाएगा आपका 5:2। अब आप आसानी से ABC का मान निकाल सकते हैं। अब A अनुपात B बराबर दिया 2:4 तो क्या करेंगे, A अनुपात B इधर लिखेंगे B अनुपात C। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आपको आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है AB का अनुपात कितना है, 2:4 है और BC का कितना है, 5:2 है। ऐसे आप लिख लीजिए। अब ऐसे लाइन खींचेंगे और जहाँ पे ये 5:2 है लाइन खींचेंगे और यहाँ भी अनुपात का निशान लगाएंगे और जो खाली है उसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे और जो खाली है उसके पहले वाला जो अंक है उसी को आप फिल करेंगे। जैसे 4 के बाद खाली है तो 4 को आपको फिल कर देना है। इसी तरह से 5 के पहले खाली तो आपको 5 यहाँ पे फिल कर देना है। अब आपको क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 2×5 = 10, 4×5 = 20 और 4×2 = 8। 10:20:8 आया। इसको काटेंगे तो 2×5 = 10, 2×2 = 20
और 2 चौके 8, यानी कि 5:10:4 का रेशियो आएगा, जो कि ये करेक्ट है और यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 5, 10 और 4 सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का मिश्र अनुपात 4:3 है। मिश्र धातु में 50 kg अधिक जस्ता और मिलाया जाता है, जिससे नया अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ये आपको बताना है कि मिश्र धातु में जो पहले मात्रा थी वो क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे तांबा, मैं यहाँ ता लिख रहा हूँ, यहाँ पे ज लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तांबा हो गया, यहाँ जस्ता हो गया। ठीक है, तांबा और जस्ता का जो प्रारंभिक अनुपात था क्या था? 4:3 था, जो कि दिया हुआ है। और जो 50 kg की अधिक जस्ता मिलाया जाता है उसके बाद का अनुपात क्या है? उसके बाद का अनुपात है 4:5। अब क्या करना है आपको? अब इन दोनों का अंतर निकालना है, क्योंकि 2 आ रहा है। ठीक है, पहले 3 था जस्ता, अब 5 हो गया है। तो इस 2 का मान कितना है? इस 2 का मान दिया है 50 kg। 2 का मान कितना दिया? 50 kg। और जो टोटल मान है वो कितना हो जाएगा? टोटल जो मान निकालना है आपको 4 और 3 7 का निकालना है, क्योंकि पहले क्या था? क्या मिश्र धातु की, हाँ, तो मिश्र धातु की मात्रा निकालनी है प्रारंभिक। यहाँ लिखा हुआ है, तो मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? तो प्रारंभिक मात्रा क्या थी? 4 तांबा था, 3 जस्ता था, कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 का आपको मान निकालना है। 2 का मान दिया 50 kg, तो 7 का मान आपको निकालना, तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 गुणे 7 और बटे 2, काटेंगे 2 एकम 2, ये 25 में कटेगा। 25 गुणे 7, यह कितना आया? 25 गुणे 7, 7 25 35, 5 हासिल 3, 7 में 14 और 3 17, 175 kg प्रारंभिक मात्रा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको दोबारा देख लेते हैं। तांबा और जस्ता का प्रारंभिक अनुपात 4:3 था और 50 kg इसमें अधिक जस्ता मिलाने के बाद 4:5 का अनुपात हो जाता है बाद में। अब जस्ता पहले 3 था, अब 5 हो गया है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। 2 का मान 50 दिया है। अब प्रारंभिक मिश्र धातु का मात्रा निकालना है, यानी कि मान निकालना है। तो 4 और 3 7 का आपको मान निकालना है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा। 7 का मान निकालेंगे तो 175 आएगा, यानी कि प्रारंभिक में जो मिश्र धातु की मात्रा थी 175 किलो थी। बी ऑप्शन करेक्ट है।